So welcome back guys. In this video I will be resuming from where I left in last class, and that is managerial remuneration. Do you know one thing, that there is a cap beyond which company cannot pay their managers. When I say managers, that doesn't mean departmental managers. That means directors, managing directors, whole-time directors, part-time directors and the manager so called CEO and CFOs. तो इसका मतलब जो भी टॉप लेवल पर्सन्स होते हैं उन्हें आप कितना भी नहीं दे सकते हो रेमुनरेशन. हाँ, प्राइवेट कंपनी है, आप कितना भी दो, नो इश्यूज़. पब्लिक कंपनी है, पब्लिक का पैसा लगा है और इतना अंधाधुंध डायरेक्टर्स को पैसा देकर सारा पैसा निकालना चाहते हो एक्सपेंस की फॉर्म में, नहीं होगा. जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, एक लिमिट लगा दी गई है कि जो आपके एडजस्टेड प्रॉफिट हैं उसका 11% जो है टोटल रेमुनरेशन सभी मैनेजर्स को मिलाकर दी जा सकती है. कई बार लॉस भी आता है तो उस केस में आपका एडजस्टेड प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं होगा. तो उस केस में जो है आप इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर भी रेमुनरेशन पे कर सकते हैं, और कितनी मैक्सिमम रेमुनरेशन है वो नीचे गिवन है. अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 11% की रेमुनरेशन है सभी मैनेजर्स को, उसके अलावा एक इंडिविजुअल चेक भी लगाए. जहाँ पर एक ही होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर है, दोनों में से एक ही होगा, वहाँ पर आप सिर्फ 5% दे सकते हो मैनेजरियल रेमुनरेशन. अगर 2 या 2 से ज़्यादा है ये होल टाइम डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स, तो उस केस में जो है आप टोटल 10% दे सकते हो. मान लेते हैं 3 होल टाइम डायरेक्टर हैं, आप तीनों को जो है 10% से ज़्यादा दे ही नहीं सकते एडजस्टेड प्रॉफिट का. अच्छा सर मान लेते हैं अगर कंपनी के पास कुछ पार्ट टाइम डायरेक्टर्स भी हैं होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, तो पर डायरेक्टर 1% और दिया जा सकता है. और अगर कंपनी के पास पार्ट टाइम डायरेक्टर्स भी हैं विदाउट एनी होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, तो 3% दिया जा सकता है पर डायरेक्टर, पर पार्ट टाइम डायरेक्टर को. जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक होल टाइम डायरेक्टर है, एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है, मैनेजर है. तो एक होल टाइम डायरेक्टर है तो उसे 5% तक दिया जा सकता है, एक पार्ट टाइम डायरेक्टर तो 1% दिया जा सकता है, 6% जो है मैक्सिमम दिया जाएगा. वैसे तो 11% है ओवरऑल लिमिट, बट अगर आपकी लिमिट इंडिविजुअली मिलाकर उससे कम बन रही है तो आप मैक्सिमम उतना ही जो है मैनेजरियल रेमुनरेशन दे सकते हैं. अच्छा, अगर आपके पास 2 होल टाइम डायरेक्टर हैं, एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है, एक मैनेजर है, अब क्या करोगे आप? बताइए. 2 के लिए लिमिट 10%, 1% कितना हो गया? ये जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है इसमें सब मैनेजर सब आते हैं, यानी होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा जो भी हैं वो सब आते हैं. तो 1% इनका हो गया, तो 10 + 1 11, 11 + 1 12% हो गया. बट 11% जो है वो ओवरऑल लिमिट है, सबको मिलाकर जो है 11% से ज़्यादा तो दिया ही नहीं जा सकता. तो ये लिमिट आपको जो है पता होनी चाहिए. सर और क्या सीखना है हमें? बस और कुछ नहीं सीखना आपको, बस आपको ये देखना है कि एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते कैसे हैं या इफेक्टिव कैपिटल निकालते कैसे हैं. तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना मैं आपको सिखा देता हूँ. मीनिंग ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स. देखिए, जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है ना, उसमें आप प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ दीजिए ताकि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाए. तो यानी जब भी आप अपना क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, हो सकता है कि उसमें आपको बहुत कुछ दिया हो, तो पहले आप कैलकुलेट करिए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, और उसमें टैक्स जोड़कर बताइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है. अब आपको जो है डायरेक्टर की रेमुनरेशन निकालनी है. अगर वो पहले से डेबिटेड है P&L में तो उसे आप ऐड कर देंगे. आपने जो प्रॉफिट निकाला वो रेमुनरेशन माइनस कर निकाला, रेमुनरेशन कितनी होगी वो तो देखना है ना जी, तो एक बार ऐड कर दीजिए. जो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑलरेडी किया हुआ है उसे ऐड कर दीजिए, और शेड्यूल 2 का जो राइट डेप्रिसिएशन है वही आप सब्ट्रैक्ट करिए. अगर कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करे हुए हैं, P&L में डेबिट करे हुए हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, उनको भी आप अलाउ मत करिए. तो जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम एडजस्टेड प्रॉफिट बोलते हैं, और सिर्फ हम कैलकुलेशन के लिए देख रहे हैं. एक्चुअल प्रॉफिट तो वही है जो दे रखे हैं, बस सिर्फ ये कैलकुलेट करने के लिए कि एडजस्टेड प्रॉफिट कितने हो सकते हैं और उसका 11% कितना निकलेगा वो हमें देखना पड़ेगा. और फिर जो है हमें पता लग जाएगा इतना जो है टोटल मैनेजरियल रेमुनरेशन दिया जा सकता है. अच्छा,
अगर मान लेते हैं कि पीएनएल में रिजर्व्स भी जो है वो डेबिट करे हुए हैं, एक पीएनएल स्टेटमेंट दी है और यहाँ पर रिजर्व्स में जो है अमाउंट डाला हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस, आप इसको नेट प्रॉफिट मान लेंगे क्या? द आंसर इज नो। रिजर्व में ट्रांसफर जी नहीं किया जाता, प्रॉफिट जो आता है उसके बाद रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर आपको कुछ गलत दे रखा है, रिजर्व में पहले से ट्रांसफर कर दिया हुआ है, तो उसे आप ऐड बैक करेंगे ना जी। और अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट वगैरह है, कैपिटल प्रॉफिट वगैरह है, तो उसे भी आप प्रॉफिट में नहीं जोड़ेंगे। इकट्ठे बहुत लमसम प्रॉफिट हो गया, आपने कहा देखो इस साल तो मेरा इतना प्रॉफिट हो गया तो मैं ज़्यादा रेम्यूनरेशन दे सकता हूँ, जी नहीं, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल आइटम को हटाइए, कैपिटल प्रॉफिट को हटाइए। और यदि आपके पास जो है प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो उस केस में आप इफेक्टिव कैपिटल को जो है बेस बनाकर उस पर कैलकुलेट करेंगे कि कितना आप रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या 5 करोड़ से कम है, उस केस में आप मैक्सिमम जो है ईयरली रेम्यूनरेशन 60 लाख रुपीज़ का दे सकते हैं। लिमिट याद करनी पड़ेगी, यू हैव टू रिमेंबर द लिमिट्स। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से 100 करोड़ तक है तो 84 लाख रुपीज़, 100 करोड़ से 250 करोड़ तक है तो 120 लाख, और 250 करोड़ से ऊपर है तो 120 लाख तो दे ही सकते हैं। जितनी 250 करोड़ से ज़्यादा और है उसका 0.01% और ऐड कर लीजिए, तो टोटल आ जाएगा कितना आप मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि ये जो पीरियड है वो साल का है ही नहीं, 1 साल से कम का है, तो जो भी आपकी लिमिट लगेगी वो पूरे साल की निकली है, उसे प्रो रेटा कर लीजिए कि अगर 6 महीने की निकालनी है तो ये लिमिट हो जाएगी 30 लाख, 30 लाख, ये आपकी हो जाएगी 42 लाख, ये हो जाएगी 60 लाख, और ऐसे कर जो है लिमिट चेंज हो जाएगी अगर आपका पीरियड 1 ईयर से कम का है। दूसरी ये बात है कि आप चाहें तो इससे ज़्यादा रेम्यूनरेशन भी दे सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर इससे ज़्यादा भी परमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कैसे करी जाती है। अगर प्रॉफिट है तो एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट नहीं है तो इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें जो है 2 टाइप की कंपनीज दे रखी है, मतलब आप एक ही टाइप की कंपनी मानकर करिएगा नॉर्मली कि भैया इफेक्टिव कैपिटल निकालने का तरीका यही है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, क्योंकि वो अभी एक्चुअली में शेयर कैपिटल नहीं बनी है, अलॉटमेंट नहीं हुई है, शेयर सस्पेंस में डाला हुआ है, किसके शेयर है पता नहीं, उसे भी इंक्लूड मत करिएगा। बाकी पेड अप शेयर कैपिटल में जो है आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ रिजर्व एंड सरप्लस भी जोड़ देंगे, जिसमें कोई भी जो है रीवैल्यूएशन रिजर्व या जो कैश रिलाइज रिजर्व नहीं है वो इंक्लूड नहीं होगा। जो आपके डेट हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डेट, पब्लिक डिपॉजिट डिबेंचर्स हैं, पब्लिक से पैसा उठाया है, डिबेंचर्स उठाया है, ये सब आप जब लाइबिलिटी साइड का जोड़ेंगे, यानी इफेक्टिव कैपिटल में आपकी शेयर कैपिटल के साथ आपके लॉन्ग टर्म डेट्स भी आ रहे हैं, और उसमें से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स माइनस करेंगे कि ये चीज़ें तो मेरे को मिली, लॉन्ग टर्म मेरा जो है इफेक्टिव कैपिटल है शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट माइनस मैंने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, तो मैंने अपनी कंपनी में उसको लगाया ही नहीं। अगर आपकी नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसका तो काम ही क्या है, पैसा लगाना, बट जो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसका काम पैसा दूसरी जगह लगाना नहीं है। और अगर आपने ऐसा लगाया है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को माइनस करिए ताकि पता लगे कि अच्छा मैंने अपने बिजनेस में कितना लगाया। और यदि आपका एसेट साइड पर कोई पीएनएल का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, पहली बात तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर देना चाहिए। तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो नेट बैलेंस है उसमें पीएनएल का डेबिट बैलेंस माइनस कर ही आना चाहिए। बट कई बार जो है क्वेश्चन में दिया होगा कि पीएनएल का बैलेंस डेबिट साइड पर गिवन है, तो उसे आप रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करिए। ये एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, उसे भी आप रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर नेट दिखाइए। तो आपके पास जो कैपिटल आएगी वो आएगी इफेक्टिव कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट माइनस अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी है तो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करंट लाइबिलिटीज जो है इफेक्टिव कैपिटल में नहीं आते हैं, वो तो वर्किंग कैपिटल है। और अगर ये आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उस केस में आप माइनस इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका काम ही क्या है, बिजनेस ही क्या है, पैसे को दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना, राइट। तो ऐसे कर जो है आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि इतनी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दी जा सकती है। तो इसमें आपको लिमिट याद करनी ही पड़ेगी, इसका कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है जी, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। अब मैं आपको जो है दूसरा पार्ट भी आज की क्लास में करा रहा हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर पाएँ।
आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप वीडियो को यहाँ पर ब्रेक करें और नेक्स्ट क्लास में जो एक्सरसाइज है वो पहले आप मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वाली मेरे साथ कर लें और उसके बाद डिविडेंड का पोर्शन देकर उसकी एक्सरसाइज मेरे साथ कर लें। ये आपकी चॉइस है। यहाँ कुछ मैंने यहाँ लिखा हुआ है परक्यूसिट्स वगैरह जो है वो एक्चुअली में सैलरी में वो इंक्लूड नहीं होती है। जो सैलरी पे करते हैं ना हम, तो उसमें परक्यूसिट्स वगैरह जो पे करी गई है वो आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, वो इंक्लूड नहीं होती है। चलिए, अब जो डिविडेंड है इसमें जो है दोस्तों ये कंपनी लॉ का पार्ट है आपका। पहली बात कंपनी लॉ, उसमें एक डिविडेंड का चैप्टर है जहाँ पर बताया गया है कि आप डिविडेंड को प्रॉफिट्स के अलावा कहीं और से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हम आउटसाइडर्स को पेमेंट करने से पहले कैपिटल को जो है रिटर्न नहीं कर सकते इन द वे ऑफ डिविडेंड, बाय द वे ऑफ डिविडेंड। अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप करेंट ईयर प्रॉफिट से कर सकते हैं, पिछले सालों के प्रॉफिट से कर सकते हैं डेप्रिशिएशन माइनस करने के बाद, और डेफिनेटली जो आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व पड़े हुए हैं, जनरल रिजर्व वगैरह, फ्री रिजर्व वगैरह, उससे कर सकते हैं, या अगर कोई गवर्नमेंट ने आपको दी है मनी उससे भी आप कर सकते हैं। पर कोई भी डिविडेंड देने से पहले, ये मैं कंपनी लॉ में बता चुका हूँ, दोबारा से वही चैप्टर आपको करा रहा हूँ, कोई भी डिविडेंड देने से पहले आपको पिछले बार का जो लॉस है और डेप्रिसिएशन है उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो एडजस्ट कर लीजिए और उसके बाद जो है आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। बस यही लॉ कहता है और कुछ नहीं कहता है। वो ये नहीं कह रहा कि जितना डिविडेंड आप डिक्लेयर कर रहे हैं उस डिविडेंड में से माइनस कर लीजिए पिछली बार का लॉस, ऐसा नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि आप डिविडेंड दे दीजिए बट साइड बाय साइड जो पिछले बार का लॉस डेप्रिसिएशन है उसे भी आप अपने रिजर्व वगैरह से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है जी। साथ ही में जब आप प्रॉफिट को कंप्यूट करेंगे तो उसमें जो अनरियलाइज्ड गेन्स हैं, नोशनल गेन्स हैं, रीवैल्यूएशन कर दिया, भाई एसेट बढ़ा दिया, आपने कहा प्रॉफिट बढ़ गया, पर एक्चुअल गेन नहीं है, वो नोशनल है। मतलब कि सिर्फ दिखाने के लिए कि अच्छा एसेट बढ़ गया तो इतना प्रॉफिट होगा, बट एक्चुअली में आपने कुछ कमाया नहीं है, सिर्फ वैल्यू बढ़ाई है। एसेट की कैरिंग अमाउंट को चेंज कर दिया, इन्वेस्टमेंट वैल्यू को चेंज कर दिया, लाइबिलिटी जो है ऑन मेजरमेंट ऑफ द एसेट और लाइबिलिटी को एसेट को फेयर वैल्यू पर ले आए, तो उससे जो गेन आ रहा है वो सब चीज़ें आप इंक्लूड नहीं करेंगे प्रॉफिट में। ठीक है जी। कितना प्रॉफिट अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसमें आप ये नोशनल गेन्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है जी। कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं वो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं कमाते, तो उसको भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। ये जनरली बात मैंने बताई है। ठीक है जी। एक नया प्रोवाइजो आया है, एक्सेप्शन आया है सेक्शन 123 का। ये डिविडेंड का सेक्शन है कंपनी लॉ का, जो कंपनी लॉ में करा है, और वहाँ पर बोला कि इस बार जो है अब से जो है आप मैंडेटरी नहीं है। पहले हुआ करता था कि आप इतना पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट का, ट्रांसफर अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व्स बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड। बट अब ऐसी कंडीशन नहीं है, कितना भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, ज़ीरो भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं। अब सारा का सारा खेल आता है कि अगर आपके प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है, तो भी आप जो है डिविडेंड तो डिक्लेयर कर ही सकते हैं, बट उसमें जो है कुछ कंडीशंस लगा दी गई है कि भैया इससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब कि जो पिछली 3 साल का एवरेज रेट निकल रहा है उससे ज़्यादा नहीं होगा। जहाँ पर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो जो 10% है आपकी पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जो आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं दैट शुड बी फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ लॉसेस। और बैलेंस रिजर्व जो है आपका कम से कम कितना होना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम होना ही चाहिए। तो ये कंडीशंस लगा दिए हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं आप। ये डिविडेंड के लिए कंडीशंस लगा दी है। अब जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहाँ पर इनकम टैक्स में आप पढ़ेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगता है। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स किस प्रकार लगता है वो ज़रा जानिएगा, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ज़रा जानिएगा। रेट इसकी 15% होती है, फिर उसमें सरचार्ज वगैरह आप एजुकेशन सेस वगैरह जोड़ते हैं। तो ये कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसमें कुछ बदलाव किया गया है, उसे आप सीखिए। मान लेते हैं कि डिविडेंड जो है 230 लाख का डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है कंपनी, तो उस केस में वो बोलेगी अच्छा 230 लाख ऐसा डिविडेंड है जो DDT 15% रेट पर डिडक्ट करने के बाद आया है,
तो उसको पहले ग्रॉस अप करना पड़ता है कि मान लेते हैं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स माइनस कर 230 लाख आ रहा है, तो बिना माइनस करे कितना होगा। तो अगर ये खुद ही जो है 85 है तो 100 कितना होगा, यानी 230 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, कि अगर ये खुद ही 85 है तो 100 के हिसाब से कितना बनेगा 270.59 लाख, यानी 15% माइनस कर कर ये खुद ही 85 है तो 100 बनेगा 270.59। अगर इससे आप माइनस करोगे 15% इसका तो आएगा 230 लैक्स। ये जो ग्रॉस अमाउंट है यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इंक्लूड कर जो अमाउंट आ रही है, आप बोलेंगे ये टोटल अमाउंट है, इसमें से आप जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो कैलकुलेट करिए, यानी इसका 15% कैलकुलेट करिए, वो इसका डिफरेंस आ जाएगा। उसमें आप सरचार्ज जोड़िए 15% रेट पर, एजुकेशन सेस जोड़िए। तो जब आप 15% पर सरचार्ज जोड़ेंगे, 12% प्लस एजुकेशन सेस जोड़ेंगे, तो वो बनकर निकलता है 17.304%। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। राइट, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, 15% है, इसमें आपने सरचार्ज जोड़ा 12% का, तो ये हो गया 1.12। इसमें जो है सरचार्ज जोड़ने के बाद जो अमाउंट आती है उस पर एजुकेशन सेस लगता है 4% का, तो हो गया 1.04। हाँ, तो यहाँ पर जो है छोटी सी करेक्शन है, पहले जो है वो 17.304% हुआ करता था, अब क्योंकि एजुकेशन सेस जो है 3% नहीं 4% हो गया है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इसलिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो करीब 17.472% के हिसाब से होगी। यानी कि जो भी आपका ये अमाउंट निकला है, इस अमाउंट पर आप डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 17.472%। वैसे आप 15% निकाल सकते हैं, पर उसके बाद फिर आपको 12% और 4% का एजुकेशन सेस जोड़ना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ लिख लीजिए 4%, तो उस प्रकार जो है 17.472% आएगा। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर आपके पास डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। तो वैसे देखा जाए तो अब तो डीडीटी जो है हट चुका है, हाँ, बट जो भी आपकी बुक में होगा वैसा हमें करना पड़ेगा। टैक्स के लिए अलग है, अकाउंटेंसी के लिए अलग है, राइट। तो इससे जो है आप नीचे बढ़िएगा। डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, जो प्रॉफिट अवेलेबल है आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें आप डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ लगाया है, और शेड्यूल 2 वाला जो है माइनस करेंगे आप। वैसे शेड्यूल 2 का ही होना चाहिए, बट कई बार होता है कि आप अलग भी कर सकते हैं, जैसे बोला जाता है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं, बट आप वो ऐड करके शेड्यूल 2 का ही माइनस करेंगे, तो ये आपका जो है प्रॉफिट आएगा करेंट ईयर का। अब ये जो चीज़ है डीडीटी वाली, ये आपकी बुक में जो दे रखा होगा हमें वैसे ही करना होगा। अब इसमें चेंजेस आए हैं बट अपडेट नहीं करी है बुक, तो कोई बात नहीं, जो दे रखा होगा हमें वैसे ही करना पड़ेगा। जब डिविडेंड प्रपोज किया जाता है तब तो कोई एंट्री नहीं होती है, बट जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो डेफिनेटली आप डिविडेंड पेबल अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस से, फ्री रिजर्व से पैसा डाल देते हैं। और जब डिविडेंड पे किया जाता है तो आप डिविडेंड पेबल से तो बैंक में देते हैं ये पैसा, साथ में आपका कुछ जो है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी जो है वो भी पे होता है, उससे भी बैंक का आउटफ्लो होता है। जब भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप पीएनएल से कुछ पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। और जिन लोगों का पैसा नहीं आया है कॉल्स का, उनका कॉल्स का पैसा आप मंगा सकते हैं बैंक अकाउंट में, बैंक भर जाएगा। कॉल्स इन अरियर अगर पड़ी है तो वो ख़त्म हो जाएगी, और अगर कुछ इंटरेस्ट भी आया इस पर तो भी वो बैंक अकाउंट भर जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कॉल आपका एक तरह से क्रेडिट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ एंट्रियों के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा बात लिखवा दी है, बस यही है आपके कॉन्सेप्ट। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कॉन्सेप्ट जैसे कि थोड़ा सा ऑड वन आउट हो गया है, बट यही है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए आप इसी चीज़ को रिवाइज करिएगा, यूज टू हो जाइएगा फॉर्मेट से, 2-3-4 बार पढ़ लीजिएगा, 2-3-4 बार पढ़ लीजिएगा, ताकि हम बुक के सारे क्वेश्चंस कर पाएँ और आपकी कमांड बन पाए कि अच्छा ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी जाती है ट्रायल बैलेंस से। इतनी हमें करनी होगी कि आप बोर हो जाएंगे कर करके, तो इसीलिए जो है यूज टू हो जाइए बस। और चैप्टर में कुछ भी नहीं है, इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट ही आएगा और आपका पूरा मॉड्यूल 2 कवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।